नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी भाइयों एवं बहनों के लिए एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स लेकर के आए जो कि आज से शुरू किया जा रहा है और इसको केवल 2 महीने में कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें हम आपके लिए क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को एक स्पेशल तरीके से बहुत ही कम समय में केवल 2 महीने में कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस और इकोनॉमी इन सब्जेक्टों को देखने को मिलेगा। इन सब्जेक्ट में जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी आपको बताए जाएंगे। और हाँ, इसमें एक स्पेशल बात यह है कि हम बेसिक लेवल से आपको पढ़ाएंगे। दूसरी बात, हर एक शब्द का, हर एक वाक्य का, हर एक टॉपिक को आपको आपके एग्जाम से जोड़ करके समझाया जाएगा। अर्थात स्पेशल कोर्स है तो कुछ तो स्पेशल लेकर के आएंगे ना। और दूसरा टॉपिक ये मिलेगा कि अगर आप यूट्यूब पर जाकर के देखेंगे तो कम से कम 200 से 300 ऐसे चैनल हैं जिन्होंने अभी तक या तो एनसीईआरटी को पढ़ाया है या फिर अभी भी पढ़ा रहे हैं। और सभी एनसीईआरटी के चैनल्स में आपको एनसीईआरटी की बुक के माध्यम से एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है, जो कि इंटरेस्टिंग है भी और नहीं भी है। लेकिन हम जो आपके लिए एनसीईआरटी का कोर्स ये लेकर के आए, इसमें आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे क्लास 6 से लेकर के 12 तक की। जो चैप्टर नोट से नहीं पढ़ाने लायक होंगे, अर्थात जिनमें आपको अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें ही देखने को मिलेंगी, उसको हम केवल बुक के माध्यम से लाएंगे। बाकी सभी आपको चैप्टर नोट्स के माध्यम से ही पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी होगी स्पेशल बातें जो कि हमारे स्पेशल कोर्स की हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज से हम स्टार्ट करें क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, और ये है हमारा चैप्टर 1 का वीडियो कंप्लीट। चैप्टर 1 का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम अभी तक जो भी कोर्स लेकर के आए हमारे चैनल पर, उन सभी को स्टॉप इसलिए किया गया है क्योंकि हम देख रहे थे कि धीरे धीरे हमारे जो वीडियोस आते हैं उनमें व्यूज कम आने लगे थे। आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट कम कर दिया था, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार आप लोग अपना इंटरेस्ट कम ना करें। अगर आप लोग परमानेंट हमारे वीडियोज को देखते रहे और कमेंट करते रहे तो हम इसे बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करेंगे और केवल 2 महीने में कंप्लीट एनसीईआरटी को पढ़ा देंगे। देखिए, पढ़ना और पढ़ाने दोनों में अंतर होता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम, अगर ना भी पढ़ाना चाहते होंगे फिर भी हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पढ़ना नहीं चाहते और फिर हम आपको कितना भी प्रयास कर लें हम आपको पढ़ाना चाहने की, लेकिन हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए आप पर ही निर्भर करता है कि आप एनसीईआरटी को कितने समय में, कैसे और कितनी जल्दी पढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ हम इसको बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट पढ़ाएं, तो कमेंट करते रहना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते तो हम शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसमें हमको देखने को मिलता है प्राचीन भारत का इतिहास। अर्थात अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में देखेंगे तो इसमें कुल 11 चैप्टर हैं और 11 की 11 चैप्टर प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित हैं, जिसमें हमको सबसे पहला चैप्टर मिलता है क्या, कब, कहां और कैसे, ठीक है। वैसे अगर आप क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री की बात करें तो ये क्लास 6 के बच्चों के लिए, अर्थात क्लास 6 के बच्चों को अगर आप देखोगे तो उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए, उनकी बुद्धि बढ़े, विकसित हो, इसके लिए ये पढ़ाई जाती है, ठीक है। लेकिन हम इसको पढ़ने वाले हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जस्ट लाइक यूपीएससी, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए पढ़ने वाले तो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही देखें। आज आप एक काम कीजिएगा, इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, इसके बाद में आप बुक को पढ़िएगा, ठीक है। बुक का चैप्टर पढ़िएगा या फिर आप किसी ऐसे वीडियोस को देखिएगा जिसमें आपको बुक के माध्यम से एनसीईआरटी को पढ़ाया गया हो, और इसके बाद में कमेंट करके बताना कि आपको बुक बेटर लगती है या फिर नोट्स बेटर लगते हैं, ठीक है। और उसके अनुसार ही हम आपके लिए आगे वीडियोस लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां, कैसे। इसमें सबसे पहला हमको हेडिंग मिलती है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अर्थात जो प्राचीन भारत का इतिहास है, अर्थात हमारा अतीत है, हमारा भविष्य है, उसके विषय में हम क्या जान सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें मिलता है कि अतीत के बारे में हम लोगों की जीवनचर्या को जान सकते हैं कि किस प्रकार से लोग खाते थे, मतलब क्या क्या खाते थे, किस प्रकार से खाते थे। दूसरी बात, लोग कहाँ रहते थे, पेड़ों पर रहते थे या फिर लोग घरों में रहते थे या फिर लोग रहते कहाँ थे, ठीक है। तीसरा टॉपिक आता है कि कैसे कपड़े पहनते थे, मतलब कैसे कपड़े पहनते थे, जानवरों की खाल पहनते थे या फिर कपड़े सिल करके पहनते थे या फिर आजकल जो आप जीन्स टॉप पहनते हैं ऐसे कपड़े पहनते थे या फिर कैसे कपड़े पहनते थे। चौथा टॉपिक आता है कि किस तरह के घरों में रहते थे, घर जो बनाए जाते थे पक्के बनाए जाते थे या फिर कच्चे बनाए जाते थे या फिर किस तरह के बनाए जाते थे, महल बनाए जाते थे। तो इन 4 टॉपिक्स के बारे में हम जान सकते हैं जीवनचर्या के रूप में। अगला पॉइंट मिलता है
कि हम आखेटकों, आखेटक का अर्थ होता है शिकारी, दूसरा है शासकों, पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, वैज्ञानिकों, इसके बाद में संगीतकारों, कलाकारों के जीवन के बारे में भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जिसमें ये आपको मुख्य तौर पर बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि इन सभी के बारे में हम जान तो सकते हैं, लेकिन जान कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इन सभी के विषय में हमको जानकारियां जो भी मिलती हैं, ये मिलती हैं पांडुलिपि और अभिलेखों के माध्यम से, जिसको हम अभी आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखिए मैं चाहता था कि इसको जो पांडुलिपि और जो अभिलेख है, इसके टॉपिक को सबसे पहले रखें, लेकिन अगर आप बुक में देखोगे तो इसको सबसे लास्ट में रखा गया था, इसलिए मैंने भी सोचा कि लास्ट में ही रखना मेरे लिए भी उत्तम होगा। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि यहीं तक नहीं, हम सिर्फ जीवनचर्या और इन लोगों के विषय में ही नहीं जान सकते, बल्कि हम ये भी जान सकते हैं कि लोग कौन कौन से नाटक देखा करते थे, कौन कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन कौन से खिलौने खेला करते थे बच्चे, इसके बाद में कौन कौन से गीत गाए जाते थे। इन सभी चीजों के विषय में हम आज जान सकते हैं अतीत के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया रहा है कि अतीत के बारे में हम अभी तक काफी सारी जानकारियां प्राप्त भी कर चुके हैं, और काफी कुछ हमने अभी तक जाना है, और काफी कुछ जानना बाकी भी है। क्योंकि देखिएगा, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, ज्ञान हमेशा अधूरा ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मिलता है कि लोग रहते कहां थे। ठीक है, मतलब सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि लोग कहाँ रहते थे। तो कई लाख वर्ष पूर्व की अगर बात की जाए तो ज्यादातर लोग नदियों, तालाबों इत्यादि के पास में रहते थे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को शिकार करने के लिए जानवर और प्राकृतिक चीजें, फल, सब्जी, जड़, पानी इत्यादि प्राप्त हो जाते थे। अब अगर बात करें कि आजकल लोग कहाँ रहते, तो आजकल लोग ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर बस्ती हो, जहां पर उनको खाने पीने के लिए सामान मिल जाए, जहां पर उनको रोजगार मिल जाए, जहां पर लोग रहकर के अपने जीवन का यापन कर सकें। इसी प्रकार से पहले भी लोग नदियों और तालाबों के पास में अधिक रहना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ पर पानी पीने के लिए जानवर आते थे, जिनका ये लोग शिकार करके खा जाते थे। और इसके बाद में नदी और तालाब के पास में आपने अक्सर देखा होगा कि इनके पास में जंगल होते हैं, अर्थात वहां पर पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे से ये लोग प्राकृतिक चीजें प्राप्त कर लेते थे, जिससे ये लोग खा करके या फिर पहन करके ये लोग अपने आप को सुरक्षित रखते थे और अपने जीवन का यापन कर सकते थे। तीसरा, फल, सब्जी, जड़, पानी, ये सारी चीजें इनको नदियों के पास में मिल जाती थी। इसी यही कारण है कि ये लोग कहां पर रहते थे, नदियों और तालाबों के पास में रहते थे। अगला पॉइंट है, इन लोगों में कुछ कुशल संग्राहक भी थे। कुशल संग्राहक का अर्थ होता है कि अपने सामानों का या फिर अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता हो उसका संग्रह करने वाले, जो कि अपने आसपास के विशाल संपदा से परिचित होते थे और अपने समुदाय के लोगों के लिए भोजन का संग्रह किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला टॉपिक मिलता है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं व जौ की फसलों को सुलेमान किर्थर की पहाड़ियों के क्षेत्रों में उपजाना आरंभ किया था। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको यूपीएससी एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, और आपको इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ बनानी होगी और इसको याद भी करना होगा। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि गेहूं और जौ इसको सर्वप्रथम कहां पर उपजाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको उत्तर देना होगा कि सबसे पहले सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों के क्षेत्रों में इनको उपजाने का आरंभ किया गया था, इनको उपजाया गया था। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों को देख लीजिएगा इस मैप के माध्यम से, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो जरा इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ की खेती को किसने किया था, मनुष्य ने किया था। मैंने यहाँ पर मनुष्य शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर स्त्री और पुरुष इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस खेती को करने का शुरुआत की थी। मतलब खेती जो हुई थी जिसमें गेहूं और चावल की हुई थी, जो औरत थी और जो आदमी थे, इन दोनों लोगों ने मिलकर के की थी, इसीलिए हमने यहाँ पर मनुष्य शब्द का उपयोग किया। आप लोग यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने गाय, बैल, इसके बाद में भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है जैसे जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। अब अगर बात कीजिए सबसे पहले किसे पाला गया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कुत्ते को अगर आप एक रोटी डाल दोगे तो वो आपके पीछे पीछे भागने लगे, और सबसे वफादार भी कुत्ता ही होता है, इसलिए सबसे पहले कुत्ते को वफादार बनाया गया था, कुत्ते को पालतू बनाया गया। इसके बाद में गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, इन जानवरों को भी पालतू बनाया जाना शुरू कर दिया गया था। अब आइए मैप के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं, जो कि आज के इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो सबसे पहले गेहूं और चावल उपजाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कहाँ पर इसको उपजाना शुरू किया गया था, तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पर। ठीक है, इसके बाद में आगे मिलता है कि जो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां हैं, इनके पास से सिंधु नदी गुजरती। कौन सी सिंधु नदी गुजरती है, जो कि 5 नदियों से मिलकर के बनी। सबसे पहले झेलम नदी, दूसरी है चेनाब नदी, तीसरी है रावी नदी, चौथी है सतलुज नदी और पांचवी है ब्यास नदी। ठीक है, इन 5 नदियों को याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कहां पर पाई जाती है। ये पूरा भारत का नक्शा है, मैप दिया गया है और ये एनसीईआरटी की बुक का ही मैप है। ठीक है, ये दिया है कि जो पूरी 5 नदियां कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। इन 5 नदियों को याद कर लीजिएगा और इन 5 नदियों की सहायता से मिलकर के बनी है सिंधु नदी। इसलिए भी कहा जाता है कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यासी। हमारे साथ बार बार इन शब्दों को दोहराते चलिएगा, जिससे कि आपको ये सारे शब्द अपने आप रट जाएं। ठीक है, इसके बाद में ये क्षेत्र था हिमालय वाला, ये क्षेत्र था चंबल की घाटी वाला। ठीक है, इसके बाद में ये यमुना नदी है और यहां पर आती गंगा नदी। ठीक है, और इसके बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी चीन से होकर के आती। कहां से, चीन से होकर के नदी आती है और ये गारो की पहाड़ियां। ठीक है, मैं ये सारी नदी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इन नदियों का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते इसके बाद में ये आपको मिलता है बिंद की पहाड़ी वाला एरिया। कौन सा, बिंद की पहाड़ियों वाला एरिया। इसके बाद में ये आपकी सोन नदी है, ये इसके बाद में ये आपकी गोदावरी नदी है, ये आपकी महानदी है, इसके बाद में ये आपकी ताप्ती नदी है और इसके बाद में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ती है आपका थार का इलाका। कौन सा, थार का इलाका है। ठीक है, आगे बढ़ते अब यहां पर मैंने आपको इतना तो समझा ही दिया है कि आपका इस चैप्टर में तो काम चल जाएगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये आपकी गोदावरी नदी यहां पर स्थित है, ये दक्कन का पठार है, ये आपकी कृष्णा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, इसके बाद में ये आपकी पेन्नार नदी यहां पर मिलती है। ठीक है, इसके बाद में आपकी कावेरी नदी यहां पर है। फिर इसके बाद में यहां पर नीचे आपको पूर्वी घाट मिलता है, यहां पर ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये अरब सागर है, ये लक्षद्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी आपको यहां पर मिलती है और ये आपको मिलता है यहां पर हिंद सागर, ये आपका श्रीलंका है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को समझने के बाद में चलिए आगे बढ़ते। 1 मिनट, यहां पर आपको मैंने कुछ अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह उसको नहीं बताया, ये है आपके अंडमान निकोबार के द्वीप समूह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया जा रहा है कि देखिए जो मनुष्य थे, मनुष्य ने किन की चीजों का उपजाना आरंभ किया था, गेहूं और जौ का सर्वप्रथम आज से 8000 वर्ष पूर्व उपजाना आरंभ किया था। इसके बाद में इन्होंने गाय, बैल, भैंस, इसके बाद गाय, बैल, भेड़ और बकरी, कुत्ता, इतने चीजों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। और ये लोग कहां पर रहते, तो ये लोग गांव में रहते थे, ये लोग शहर में नहीं रहते थे, ये लोग गांव में रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ के बलूचिस्तान, मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, यहां से भी प्राप्त होते हैं, अर्थात यहां पर भी गेहूं और जौ उपजाना आरंभ कर दिया गया था। देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि गेहूं और जौ ये दोनों ही फसलें प्राकृतिक रूप से उपजना शुरू हो गई थी और इसके बाद में लोगों ने इसको देखा, देखने के बाद में बटोरा, मतलब इसके दानों को रखा और धीरे धीरे फिर इसकी खेती करना शुरू कर दी गई थी। इसके बाद में नवीनतम तथ्यों के अनुसार, ये बुक के माध्यम से नहीं, मैं अपने पास से लेकर के लाया हूं, नवीनतम तथ्यों के अनुसार ऐसा पता चलता है कि चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर और लहुरा देव में पाए गए हैं। कहां पर, संत कबीर नगर और लहुरा देव में पाए गए और ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष के पूर्व के, अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि 9000 से 8000 वर्ष पूर्व संत कबीर नगर और लहुरा देव यहां पर भी चावल को उपजाया जाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, और अगर गेहूं और जौ की बात की जाए तो वो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में सबसे पहले उपजाए गए थे, आज से 8000 वर्ष पूर्व। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट है गारो की पहाड़ी, जो कि मैंने अभी आपको मैपिंग के माध्यम से बताया है। गारो तथा मध्य प्रदेश के बिंद पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कृषि का विकास हुआ था। कहां पर, गारो और मध्य भारत के बिंद पहाड़ी के क्षेत्र। देखिएगा यहां पर आपको 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही होंगी कि सबसे पहले तो इन जहां पर भी कृषि का विकास हुआ है वो पहाड़ी क्षेत्र थे, और दूसरी बात ये कि इन सभी क्षेत्रों के पास में नदियां भी हैं। गारो की पहाड़ी की अगर आप बात करोगे और मध्य प्रदेश की बात करोगे तो यहां पर भी नदियां हैं, मैंने अभी आपको मैपिंग के माध्यम से बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक मिलता है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ और इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। ओके, तो इस बात को एक बार फिर समझ लीजिएगा, सिंधु सभ्यता के नाम से जो नए सभ्यता जानी गई थी, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, इसका विकास आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट मिलता है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ था। किसके? गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और सिंधु नदी व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ था? लगभग 4700 वर्ष पूर्व। इसके आधार पर यह कहा जाता है कि सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई थी। और आपने अगर मोहनजोदड़ो नाम की मूवी को देखा होगा तो उसमें आपको ये दिखा भी है कि पहले सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो के लोग रहते थे और इसके बाद में वहां पर बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के बाद में क्या हुआ था कि सिंधु सभ्यता का अंत हो गया था। इसके बाद में वो लोग वहां से निकल करके जिस नदी के किनारे बसे थे उस नदी का नाम उन्होंने गंगा रखा था और गंगा नदी के किनारे उन्होंने बसना आरंभ कर दिया था। ठीक है। और इसके बाद में गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का प्राचीनतम काल, इन प्राचीन काल में मगध अर्थात वर्तमान में जिसको बिहार कहा जाता है तो मगध नाम से जाना जाता था। अर्थात जो गंगा नदी के किनारे या फिर गंगा की सहायक नदियों के किनारे जो नगर बसे थे उसका जो प्राचीनतम काल में उन्हें जो कहा जाता था मगध राज कहा जाता। ठीक है। मगध नाम से जाना जाता था उस समय उस क्षेत्र को। ठीक है। और इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य भी स्थापित किया था। मैंने मगध साम्राज्य पर कंप्लीट वीडियो का अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा जाकर के। मैंने लेक्चर नंबर 9-10 में आपको मगध साम्राज्य को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि इसकी स्थापना किसने की थी, इसके बाद में इस पर किन किन शासकों ने कैसे कैसे राज किया था। चंद्रगुप्त मौर्य तक के मैंने राज को समझा दिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में क्या हुआ था, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म के काफी समय पहले 6ठी शताब्दी में हुआ था। लेकिन अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर मगध साम्राज्य की जो बसा हुआ था ये मगध क्षेत्र ये कब बसा था, तो ये बहुत ही पहले बस गया था लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व। लेकिन इसका अगर आप उत्कर्ष की बात करो कि ये मगध साम्राज्य में कब बदला था तो ये आज से काफी समय पहले ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ये साम्राज्य में बदल गया था। और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आज से लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार था। बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि अपने भारत देश का नाम किस प्रकार से पड़ा, भारत। ठीक है। तो आज हम अपने देश को इंडिया या भारत के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से? इंडिया या फिर भारत या फिर हिंदुस्तान के नाम से इसको बुलाया जाता है। अब इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई। किससे? इंडस शब्द से हुई है जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। जी हाँ, अर्थात सिंधु शब्द से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि को इंडिया कहा था। देखिएगा, जो सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र बसे थे वहां पर जो सिंधु नदी या फिर इसकी सहायक नदियों के आसपास जो भी लोग रहे थे, यहाँ पर जो जनता लोग रही थी, इसके यहाँ पर ईरानी और यूनानी लोग घूमने आए थे। घूमने आने के बाद में यहाँ के लोगों को इन्होंने हिंदोस नाम से बुलाया था। किस नाम से? हिंदोस अथवा इंदोस नाम से बुलाया था। और इस नदी के जो पूर्व में बसा हुआ क्षेत्र था इस क्षेत्र को इस भूमि प्रदेश को इन्होंने इंडिया नाम से संबोधित किया था। ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट आता है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है जो कि आज से लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। ठीक है। अर्थात ऋग्वेद में हमको भारत नाम का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि भारत नाम किस प्रकार से पड़ा था और बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए होने लगा था। ठीक है। अर्थात एक बार फिर से समझ लीजिएगा, सिंधु नदी के जो पूर्व में रहने वाले क्षेत्र थे, पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश था इसको इंडिया नाम से बुलाया गया था। जिसको किसने बुलाया था? ईरानियों और यूनानी ने बुलाया था। इसके बाद में जो उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र था, उत्तर और पश्चिम में रहने वाले जो इलाके थे, यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, इन लोगों के लिए भारत नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और बाद में इस भारत को अर्थात इस भारत नाम को पूरे भारत देश के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो इसको सबसे पहले इस पॉइंट को रखा जाना चाहिए था, लेकिन बुक में इसको बाद में दिया गया तो मैं भी इसको बाद में ही लाया। तो दिया जा रहा है कि अतीत की जानकारी हम कई स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। जी, अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए कई स्रोत हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो स्रोत हैं वो पांडुलिपि और अभिलेख। इन दो स्रोतों के माध्यम से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। और कई सारे ऐसे स्रोत भी हैं जिनको हम खुदाई के माध्यम से देख सकते हैं।
खुदाई के माध्यम से हमको पता चलता है, लेकिन जो प्रमुख स्रोत हैं उनमें केवल दो ही आते, सबसे पहले पांडुलिपि और दूसरा अभिलेख। ठीक है, तो अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी और अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था, जो कि लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ, अर्थात हाथ से लिखी गई पुस्तक नाम से इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते, ये पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किए गए भोजपत्र पर लिखी जाती थी। किस पर? ये देखिए, या तो पांडुलिपि ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती थी, ताड़ के पत्रों को काटकर इस पर लिखी जाती थी, या फिर हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है एक भुर्ज का पेड़, और भुर्ज के पेड़ की जो छाल होती थी इसको एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता और इसके बाद में इस पर लिखा जाता जिसको कहा जाता है भोजपत्र। ठीक है, आगे बढ़ते, पांडुलिपि मंदिरों, बिहारों और इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थानों से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इस पर ऐसे प्रश्न पूछ जाता है कि पांडुलिपियां कहां से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन दे देगा 4 मंदिरों, बिहारों, अतिरिक्त स्थानों, या फिर मंदिर, केवल मंदिरों और बिहारों, मतलब कई ऑप्शन दे देता है आपको। इसमें अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप यहां पर यही कहेंगे कि जो पांडुलिपियां ये हमको मंदिरों, बिहारों और अन्य कई अतिरिक्त स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारी पांडुलिपियां हैं जिनको दीमक खा गई, बहुत सारी नष्ट हो गई, लेकिन कई सारी पांडुलिपियां हमको आज भी प्राप्त हुई हैं। जो भी प्राप्त हुई वो सारी मंदिरों और बिहारों से ही प्राप्त हुई हैं। साथ ही पांडुलिपियां विभिन्न प्रकार की प्राचीन भाषाओं में भी प्राप्त हुई हैं, प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई, विभिन्न भाषाओं में प्राप्त हुई, जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। ठीक है, अब अगर पांडुलिपि आप देखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से पांडुलिपि थी। इसमें क्या लिखा है आप कुछ पढ़ सकते हैं, जो पढ़ सकेगा उसको हम अभी 1000 रुपए का इनाम दूंगा। क्या आप पढ़ सकते हैं? पढ़कर अगर देख सकते हैं सुनाओ, पढ़ के इसको लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में क्या लिखा है। भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता हूं। अब आप लोग ऐसा भले कर सकते हैं कि आपको पढ़ना तो आता है नहीं, और आप ये भी कह सकते हैं कि इसको सर भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम कुछ भी लिख करके दे दें, सर जान थोड़ी ना पाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है भाई। आप इसमें लिखा हुआ मतलब बहुत ही मेहनत के बाद में कई सारे लोगों ने पढ़ पाया है। इसमें संस्कृत और इसके अंदर प्राकृत और तमिल, इन भाषाओं में लिखा जाता है, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल टाइपिंग के तरीके से लिखा गया है। ऐसी तो आजकल टाइपिंग की जाती है जिसके अनुसार यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक मिलता है अभिलेख का, कि अभिलेख प्रकार, अभिलेख जो है ये कैसे मिलते हैं, कहां पर मिले हैं और क्या क्या है। ठीक है, फुल जानकारी। तो अतीत के बारे में हम अभिलेखों से भी काफी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख अफगानिस्तान के कांधार से पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? हमको अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है अभिलेख, जो कि यहां पर ही दिखाया गया है। और ये अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? ये अशोक के द्वारा लिखवाया गया था। यहां पर मैंने लिख कर भी रखा है, अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया था। ये जो अभिलेख है इसमें क्या लिखा गया आप तो मुश्किल है कि पढ़ पाए, और दिख भी कम रहा है। वैसे मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है यहाँ पर। अब अभिलेखों के माध्यम से अभिलेखों को थोड़ा समझ लिया कि अभिलेख क्या होते थे, इस पर कैसे लिखा जाता था। तो ऐसे लेख जो कि पत्थरों अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर धातु पर या फिर कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, अभिलेख कहलाते हैं। मतलब पत्थर पर या फिर किसी पत्थर जैसी कठोर धातु पर लिखे जाते थे अभिलेख ये। और इन अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। ठीक है, अब इसके विषय में अगला पॉइंट मिलता है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई भी जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता है पुरातत्वविद। जी, उनको पुरातत्वविद कहा जाता है, वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। और जो पुरातत्वविद होते हैं ये पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, इसके बाद में अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्रति के लिए छानबीन और खुदाई किया करते हैं। ठीक है, अर्थात इनकी भी खुदाई करते हैं। तो ये था हमारा अभिलेखों का। अगर आप लोग अभिलेखों के बारे में और जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो मगध साम्राज्य का इतिहास जाइएगा, देखिएगा, मैंने कंप्लीट इस पर वीडियो बनाया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं तो दे दूंगा,
और जो मगध साम्राज्य का इतिहास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसका देखना बहुत ही आवश्यक है। ये आपको प्राचीन भारत के इतिहास से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये आपका अभिलेख है, अभिलेख सबसे पहले किसने लिखवाए थे? तो अभिलेख सबसे पहले अशोक ने ही लिखवाए थे। जी हाँ, भारत का जो सबसे पहला राजा था अशोक। देखिए, भारत का सबसे पहला राजा अशोक नहीं था, भारत का ऐसा सबसे पहला राजा जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया वो था अशोक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तिथियों का मतलब। अगर आप लोग ये इस बात को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई और पू कहीं कहीं पर लिखा होता है या फिर कहीं कहीं बीसी लिखा होता है, तो इस बात को आज आप लोग यहां पर बिल्कुल भी समझ लीजिएगा। आज के बाद इस पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है, अर्थात जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस दिन 1 तारीख, पहला महीना और पहली साल थी, अर्थात उसी दिन से हम तारीखों की गणना करते हुए चले आ रहे हैं और आज ईसा मसीह के जन्म के पूरे 2020 साल हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अर्थात अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ई और पू क्यों लिखा जाता है, ईसापुर, या फिर तारीखों की गणना हम कब से करते आ रहे हैं, तो आप यहां पर कहेंगे कि जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ है उसी दिन से हम तारीखों की या फिर कहेंगे वर्षों की गणना करते चले आ रहे हैं। अगला पॉइंट है ई पू, इसको अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट अर्थात बीसी कहते हैं, और ई पू का अर्थ इसलिए होता है क्योंकि ई अर्थात ईसा और पी का अर्थ है कि पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले। जहां पर भी आपको ई पू और इसके बाद में तारीख लिखी हुई दिखाई दे तो आप समझ लेना कि ईसा मसीह के जन्म के इतने वर्ष पूर्व, ठीक है। अर्थात ई पू, और अगर ऐसा लिखा है कि ई और पू और 536 लिखा है तो आप लोग समझ लीजिए ईसा मसीह के जन्म के 536 वर्ष पूर्व, ठीक है। अगला पॉइंट है, हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ई का चलन है, ठीक है। अर्थात आप लोग कई स्थान पर ऐसे भी लिखा देखते होंगे कि 1966 ई या फिर ई 1966, इसमें ऐसा होता है कि ई का अर्थ है ईसा, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। अर्थात ईसा इतने ईसा, ठीक है, 1966 ईसा, 1962 ईसा, ऐसे लिखा हुआ आता है जिसमें केवल ई का प्रयोग कर दिया था, तो इसका अर्थ होता है ईसा, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद में। और इसे अंग्रेजी में एडी या फिर आप कह सकते हैं एनो डोमिन ये भी कहा जाता है। ई का अर्थ अंग्रेजी में होता है एडी या फिर आप इसको एनो डोमिन भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि कभी कभी बीसी की जगह अर्थात बी और सी, इसकी जगह पर बी सी ई का प्रयोग होता है और बी सी ई की जगह बिफोर कॉमन एरा, मतलब एक मिनट, कभी कभी बी सी की जगह पर अर्थात बी सी, यहां पर ये बिफोर क्राइस्ट की जगह पर बी सी ई का प्रयोग होता है और बी सी ई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और इसकी और तथा कभी कभी जो एडी होता है अर्थात ये एडी, एडी की जगह पर कभी कभी सीई का प्रयोग हो जाता है, सी का अर्थ होता है कॉमन एरा, अर्थात अगर आपको कहीं पर बी सी ई लिखा मालूम पड़े, ठीक है, अर्थात बी और सी और ई, यहां पर अगर आपको कहीं पर भी ये 3 शब्द लिखे मिलते हैं उसके बाद में तारीख लिखी मिलती है तो आप लोग समझिएगा कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, या फिर आपको कहीं पर बी सी लिखा मिले तो अभी आप समझ लीजिएगा कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। अगर आपको कहीं पर एडी लिखा मिले या फिर आपको कहीं पर सीई लिखा मिले तो आप लोग समझ लेना कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, कभी कभी अंग्रेजी अक्षरों में बीपी का प्रयोग होता है, किसका? बी पी, इन 2 शब्दों का प्रयोग होता है और बीपी का अर्थ है वर्तमान से पहले, ठीक है, अर्थात बिफोर प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे आज के इस चैप्टर का अगला टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, इनको भी समझिएगा। सबसे पहली तिथि है कि कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, अर्थात सिंधु सभ्यता का विकास कब हुआ? तो सिंधु सभ्यता का विकास 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। गेहूं और जौ को उपजाना कब शुरू किया गया था, अर्थात कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ हुआ था। अगला पॉइंट है, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य, मतलब मगध का जो बड़ा राज्य है ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? मगध एक बड़ा राज्य कब बना था? तो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। अर्थात गंगा घाटी के जो नगर हैं जिनमें मगध आता है, ये इसका विकास 2500 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते, वर्तमान अर्थात वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। अगर ये पूछा जाता है कि वर्तमान कब है, मतलब आज ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है, तो वर्तमान यहाँ पर डिटेल में नहीं दिया गया वरना मैं आपको समझाता, वर्तमान केवल दिया गया है और लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो आगे बढ़ते, हमारे आज के इस कंप्लीट वीडियो में इतने ही टॉपिक्स थे क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल कर दिखा दे तो
मैं आपको इसके नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। जी हाँ, सभी टॉपिक जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो इतने ही थे, इससे बाहर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिल रहा है, नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब जो क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स आया, इसको ऐसे ही चलता रहेगा अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो। अगर आप लोग पर डे इन वीडियोस को देखते रहे, कमेंट करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, तो इस एनसीईआरटी के कोर्स को केवल 2 महीने में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं फिर हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर बस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स हमारे ओल्ड वाले लेने, अर्थात जो पहले हमने एनसीईआरटी को पढ़ाया था उसके नोट्स बनाए थे, वो इससे थोड़े से लो क्वालिटी के हैं, मतलब इससे ये जो नोट्स बनाए जा रही है उससे बेहतर है। लेकिन अगर आप पहले वाले नोट्स को देखोगे तो इससे आपको थोड़ी सी उसकी क्वालिटी कम मिलेगी, इतने अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे वो भी हैं। अगर आप लोग वो नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। और आपको जो ये नए वाले नोट्स बनाए जाने आपको 2 महीने के बाद, अर्थात जैसे एनसीईआरटी को कंप्लीट करा दिया जाएगा इसके बाद में नोट्स आपको आपके लिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप इन सभी पीडीएफ्स को ले सकते हैं, इसके लिए आपको पेमेंट भी करना होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके बाद में फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा और इसके बाद में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, दोनों जगह पर फॉलो कर लीजिएगा। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल दिया जाता है। ठीक है, और डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर आते हैं तो उनको भी अवश्य देखा करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।